अधिनियम 2011 के नियमावली 2012 में धारा 2 में जो है परिभाषा दी गई है कानूनगो की। धारा 2 के 27 उपधारा है, उसमें कानूनगो की परिभाषा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा कानूनगो के रूप में नियुक्त पदाधिकारी, कानूनगो की यही परिभाषा है। ठीक, अब कानूनगो के जो है क्या क्या दायित्व है और उन्हें जो है रैयत के सामने जब जाएंगे, जब वो फील्ड में जाएंगे, भूखंड पे जाएंगे, तो उन्हें बहुत सारी समस्याएं आएंगी, उन्हें फेस करना होगा और उनके जो है धरातल की जो स्थिति है उसको समझनी होगी और बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए नई होंगी, बहुत सारी चीजें जो आप पहले से जान ही रहे होंगे। और तो आपको जो है सबसे पहले जब प्रपत्र 1 में उद्घोषणा की जाएगी, सारे रैयतों के पास ये सूचना चली जानी चाहिए कि उसके संबंधित क्षेत्र में, संबंधित राजस्व ग्राम में सर्वे के कार्य शुरू होने जा रहे हैं और वहां सर्वे होने वाला है। ये सूचना जो है आम पब्लिक तक पहुंच जानी चाहिए। प्रत्येक रैयत, भूस्वामी, अभिधारी जो भी उस गांव के होंगे, उनको ये सूचना पहुंच जाती है उद्घोषणा के माध्यम से। उसके बाद से वो उसमें उद्घोषणा में क्या कहा जाता है कि सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति कौन हुए? एएसओ हुए, कानूनगो हुए, आमीन हुए। जब सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को किसी भी प्लॉट पे जाकर भूखंड का सीमांकन करना, जमीन की पैमाइश करना इत्यादि का अधिकार जो है उन्हें दिया जाता है, उस व्यक्ति को प्राधिकृत किया जाता है। उद्घोषणा में यही होता है। तो रैयतों के पास ये सूचना चली जाती है कि सर्वे होने वाला है और प्राधिकृत व्यक्तियों को भूखंड पे जमीन की पैमाइश करने का और भूखंड का सीमांकन करने का, ग्राम की सीमा का सीमांकन करने का अधिकार दिया जाता है। तब रैयतों के द्वारा जो है प्रपत्र 2 में स्वघोषणा भर कर दिया जाता है। उस स्वघोषणा में क्या होता है? रैयत का जो है धारित भूमि है या जो उनके स्वामित्व वाली भूमि है, उसका ब्यौरा होता है, जमाबंदी पंजी नंबर होता है, भूमि पर दावा करने का अधिकार होता है। जैसे किसी रैयत के पास अगर कोई जमीन है, भूमि है, तो वो किस अधिकार से किस आधार पे उस जमीन पर वो दावा कर रहा है, किस आधार पे वो उसका अपना स्वामित्व यानी कि टाइटल दिखा रहा है। तो ये सब ब्यौरा जो है वो स्वघोषणा 2 में, प्रपत्र 2 में जो है भर कर देता है, जिसमें जो है जमाबंदी रैयत का नाम होता है, उसके पिता का नाम होता है, जमाबंदी संख्या होती है, उसके जितने भी प्लॉट है उसका विवरण होता है और दावा का आधार क्या है इसकी भी उसमें घोषणा रहती है। और एक कॉलम होता है अभियुक्ति, जिसमें इन सब के अलावे भी अगर कुछ है जिसको वो अभियुक्ति कॉलम में भर के दे सकते हैं। जब ये स्वघोषणा रैयतों के द्वारा दी जाती है तो आमीन को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि प्रपत्र 2 जो है प्रत्येक रैयत के पास पहुंचे, जो उस राजस्व ग्राम के जो भूमि है, जो रैयत धारित करते हैं भूमि को, उन प्रत्येक रैयत के पास जो है स्वघोषणा के प्रपत्र 2 की वितरण जो है हो जानी चाहिए। इसका मॉनिटरिंग जो है आपको यानी कि कानूनगो को ही करना है और कानूनगो भी ये सुनिश्चित करे कि प्रत्येक रैयत तक ये फॉर्म जो है बच चुका है और इसका कलेक्शन भी करना है। कलेक्शन भी जो है प्रत्येक रैयत से लिया जाना है और कलेक्शन करके उसको जो है एक अभिलेख पंजी में संधारित करना है। उसको जो है कार्यालय, शिविर कार्यालय में उसको संधारित करना है। कोई भी काम हम जब भी करेंगे पूरे सर्वे में, आपका किश्तवाड़ है, खानापुरी है, प्रपत्र से रिलेटेड जितने भी काम है, प्रपत्र 1 से लेकर प्रपत्र 22 तक, सबका एक अभिलेख जो है संधारित होगा। सबको अच्छे से गार्ड फाइल में जो है हम उसको संरक्षित करेंगे और ये सारे काम आमीन, कानूनगो और एएसओ को ही करना है। मुख्यतः ये काम आमीन और कानूनगो को करना है और कानूनगो इसको अपनी निगरानी में कराएंगे। जब वो स्वघोषणा जो है रैयत के द्वारा दे दी जाती है भर के, तब आता है कि उसको जब हम कलेक्ट कर लेते हैं सारे स्वघोषणा को, तब उसको सत्यापन करने की प्रक्रिया आती है।
तो उससे संबंधित कोई भी दस्तावेज के आधार पर जो रैयत जिस आधार पर अपना जमीन पे दावा करता है, तो उसके आधार पर हम उसकी सत्यापन करते हैं, दस्तावेज के आधार पर सत्यापन करते हैं। ये कहता है नियम 6 के उपनियम 5 में। अगर कोई दस्तावेज खतियान, जमाबंदी पंजी या उपलब्ध नहीं है, कोई राजस्व अभिलेख है जो उपलब्ध नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रैयत के द्वारा धारित भूमि जो है उसके द्वारा भी कोई साक्ष्य नहीं दिया जा रहा है, कोई दस्तावेज नहीं दिया जा रहा है, तो वैसी भूमि को हम लोग जो है एक अलग पंजी आती है प्रपत्र 4, उसको गैर सत्यापित पंजी भी कहते हैं, उसमें हम उस भूमि को दर्ज कर लेंगे। जैसे कि किसी रैयत ने ऐसे ही किसी जमीन पे जोत कर रखा है, उसने फसल कर रखी है, उस पे जो है उपज हो रही है, पर उस जमीन पर उसके दावा का आधार क्या है, ये उसके पास साक्ष्य नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, उस जमीन के बारे में आपको भी कहीं से कोई राजस्व अभिलेख का कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है, कोई खतियान नहीं है, कोई जमाबंदी पंजी जो कि अंचल ऑफिस में रहता है, अंचल अधिकारी के यहाँ रहता है, उसमें भी कोई ब्यौरा, उसका कोई डिटेल्स नहीं है, तो वैसी पंजी को हम मतलब उस तरह की भूमि का जो है, जो स्वघोषणा रैयतों के द्वारा दी गई है और कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है, तो उस तरह की भूमि जो कि सत्यापित नहीं हो पाई, उसको हम प्रपत्र 4 यानी कि गैर सत्यापित पंजी में अलग से संधारित कर लेंगे। ये सारे कार्य जो है अमीन के द्वारा होने हैं और कानूनगो को भी पूरे अपनी निगरानी में ये कार्य करना है, अपने पर्यवेक्षण में ही ये कार्य करना है। जिस स्वघोषणा का सत्यापन हो गया है उसको हम प्रपत्र 3 में संधारित कर लेंगे। अब आते हैं वंशावली। वंशावली जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है सर्वे में। ये हमारा जो है सर्वे का एक आधार है और इससे जो है बनाने में काफी ध्यान और काफी जो है उसमें सावधानियां बरतनी होती हैं। अक्सर क्या होता है कि वंशावली, पहले जानते हैं क्या है वंशावली। जो खतियानी रैयत होते हैं या उनके वंशज होते हैं, उन्हीं का वो एक कुर्सीनामा होता है, उनका डिटेल्स होता है, जैसे दादा का नाम, पिता का नाम, दादा के कितने पुत्र थे उनका नाम, उस पुत्र के कितने पुत्र है, कितनी पुत्रियां हैं उसका नाम, ये एक कुर्सीनामा होता है। यही जो है वंशावली है। ये वंशावली जो है अमीन को फील्ड में जाकर बनाना है और इसके लिए उन्हें वहां के जो है जनप्रतिनिधि, जैसे मुखिया हुए, बीडीसी हुए, वार्ड सदस्य हुए, या फिर वहां के चौकीदार हुए, दफादार हुए, इन लोगों की सहायता लेकर जो है ये वंशावली तैयार करनी है। अक्सर क्या होता है कि रैयत जो है लालचवश अपने किसी एक पटीदार का या अपने किसी एक भाई का या अपने किसी पुत्र का या पुत्री का या बहन का लालचवश जो है जमीन के अधिकार पे जो है उनका नाम छोड़ देते हैं, ताकि उनके पास जितनी जमीन है उसमें उनको हिस्सा शेयर नहीं करना पड़े। इस वजह से वो लालचवश जो है, अगर उसका भाई है वो अगर बाहर रहता है, उसे पता नहीं है कि वहां सर्वे हो रहा है, और वो व्यक्ति कोई रैयत जो है सिर्फ अपने नाम से ही खाता खुलवा लेगा या वंशावली में अपने पिता का एकमात्र पुत्र दे देगा और उसका भाई जो है लेकिन बाहर है उसका नाम छोड़ देगा, तब तो उस जमीन पे उस व्यक्ति का जो अधिकार है वो तो खत्म हो जाएगा। पूरी जमीन सिर्फ एक आदमी के नाम से खाता खुल जाएगा। तो आगे चलकर क्या होगी, इससे भूमि विवाद होगा। जब उस व्यक्ति को पता चलेगा, उसके भाई को पता चलेगा, जब वो वापस आएगा गांव, तो उसे पता चलेगा कि उसके हिस्से की भी जो जमीन थी, सारी जमीन एक व्यक्ति यानी एक रैयत जो उसका भाई है उसके नाम पे लिख दिया गया है और उसे छोड़ दिया गया है। उस समय अमीन कानून को आप लोग ये नहीं कहने जाएंगे कि मुझे नहीं पता था, क्योंकि चूंकि आप लोग ऑलरेडी एक गलती कर चुके हैं और आप लोगों ने उसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किया, इसलिए इस तरह का भूमि विवाद होगा, आपराधिक घटनाएं घटेंगी। तो इन सब से बचने के लिए जो है वंशावली गांव में ही जाकर, स्थल पे जाकर वहां के लोगों के साथ मिलकर बनाना होगा। वहां के जो
गांव के भी जो है प्रमुख रैयत होते हैं, जिनके पास जमीन का अंबार होता है, बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, जो किसी भी व्यक्ति के घर के पूरा डिटेल्स दे सकते हैं, उसके वंशजों का नाम बता सकते हैं, पूर्वजों के नाम बता सकते हैं, किसी व्यक्ति के घर में कितने सदस्य हैं, कितनी बेटियां हैं, आजकल तो बेटी को भी हिस्सा मिलता है। तो ये सब तभी हो पाएगा जब जनरली जो है लोग बेटी या बहन का नाम छोड़ देते हैं वंशावली में। रैयत जो भी देंगे वंशावली भर के, वो जनरली उसमें बेटी बहन का नाम छोड़ देते हैं। लेकिन हो सकता है उनकी बेटी या बहन को कोई ऑब्जेक्शन भी ना हो, लेकिन फिर भी जो सही आंकड़ा है वो आपको इकट्ठा करनी है, उसको उसी के अनुसार पे आपको वंशावली तैयार करनी है। वंशावली वैसे तो पहले अमीन ही तैयार करते थे, पूर्व के कैडेस्ट्रल सर्वे में जो है अमीन के द्वारा ही तैयार किया गया था। लेकिन अब जो है नियमावली 2019 में जो है वंशावली में है कि रैयत को भर के देनी है, लेकिन जो वो भर के दे दिया उसी को हम ऑथराइज नहीं कर देंगे, उसी को हम सही नहीं मानेंगे। उसको लेकर हम पुनः फील्ड में जाएंगे, स्थल पे जाएंगे, वहां के जनप्रतिनिधि को उसमें शामिल करेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे, पूछने के बाद जो है उसको खातावार उसको जो है तैयार करेंगे। और हम इसमें पूर्व का जो खतियान है, जो पूर्व का जो तेरीज है, उसके आधार पे भी हम खतियानी रैयत के वंशज का जो है वंशावली तैयार कर सकते हैं। स्थानीय लोग के संपर्क से भी, उनसे भी सूचना प्राप्त करके उसको तैयार कर सकते हैं। वंशावली जो रैयत के द्वारा भर कर दिया गया होगा, उसमें रैयत का सिग्नेचर होना आवश्यक है। यही आपका जो है महत्वपूर्ण पॉइंट होगा। अगर रैयत को उस पे सिग्नेचर होगा, यानी कि उसने एक तरह से एफिडेविट दिया है, स्व अभिप्रमाणित करके दिया है कि उसने जो सूचना दी वो सही सही दी है। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि रैयत का हस्ताक्षर उस पर अवश्य हो। यदि रैयत द्वारा जमीन का हस्तांतरण हुआ है तो कुर्सीनामा के दूसरे पृष्ठ पर उसका ब्यौरा लिखेंगे, डीड नंबर लिखेंगे, तिथि लिखेंगे, डेट, थाना नंबर लिखेंगे, प्लॉट नंबर लिखेंगे, रकबा लिखेंगे, क्रेता और विक्रेता यानी कि खरीदने वाले और बेचने वाले का नाम लिखेंगे और लगान आदि उस पे लिख देंगे उस पृष्ठ के पीछे में। कब? जब उस जमीन का कोई ट्रांसफर हुआ हो, मीन्स कि किसी ने उसको बेच दिया हो, तो उस बीच में हम ये सारा डिटेल्स उसका लिख देंगे। कानूनगो को 75% वंशावली का जांच जो है रैयतों के बीच में जाके करना है। अमीन के द्वारा वंशावली तैयार किया जाएगा, रैयत भर के देंगे, अमीन उसे मिलान करेंगे, तैयार करेंगे, और कानूनगो को भी 75% तक लगभग जो है फील्ड में जाकर उसको तैयार करना है, उसकी जांच करनी है कि क्या अमीन ने सही किया है, किसी लालचवश उसने जो है गलत तो नहीं कर दिया, या किसी का नाम तो नहीं छोड़ दिया, या किसी का नाम कहीं अलग से एंट्री तो नहीं कर दिया। ये सब ध्यान जो है कानूनगो को रखना होगा। एक खाता के लिए एक ही पन्ना यूज होगा और रैयतों के हिस्से का अंश, जो रैयत है उनके हिस्से का अंश, अगर वो हिंदू है तो हिंदी विधि के अनुसार होगा, अगर वो मुस्लिम है तो मुस्लिम विधि के अनुसार होगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, उसको आप थोड़ा बहुत जान लेंगे, आपको आगे के क्लास में उसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। कुछ मुस्लिम लॉ के बारे में भी आपको बताया जाएगा। उस आधार पर रैयत का अंश जो है आप उस पर डिवाइड कर सकते हैं, उसको आप तैयार कर सकते हैं। अब आते हैं यदास्त पंजी का संधारण। यादाश्त पंजी, आप यादाश्त शब्द से ही सोच लीजिए कि यादाश्त कुछ अगर हम भूल रहे हो या भूलने की संभावना हो तो उसको हम कहीं डायरी में नोट कर लेते हैं, उसको कहीं डायरी में लिख लेते हैं, ताकि आगे चलकर हम उस चीज को अगर पुनः डायरी में देखेंगे तो वो हमें याद आ जाए और उसे उसके आधार पे हम आगे का काम कर सके। उसी प्रकार सर्वे में भी एक पंजी होती है, यादाश्त पंजी। ये अमीन का एक महत्वपूर्ण पंजी है, इसे अमीन रखते हैं। अमीन के पास एक डायरी भी होती है जिसे अमीन डायरी कहते हैं। तो अभी हम यादाश्त पंजी के बारे में चर्चा करेंगे। यादाश्त पंजी का जो है संधारण, एक चीज हम ध्यान देंगे, वंशावली में जो भी हम वंशावली तैयार करेंगे अमीन के द्वारा तैयार किया जाएगा, कानून को उसका सत्यापन कर लेंगे, फील्ड में जाकर देख लेंगे और उसको जो है ग्राम सभा में अनुमोदन करा लेंगे एएसओ।
यानी कि सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी जो है उसको ग्राम सभा में जाकर अनुमोदन करा लेंगे। ये आवश्यक है, ये जो है विवाद के जड़ को कम करती है। ये हमारा जो है सर्वे में ये सब छोटी मोटी स्टेप है, लेकिन इसको बहुत ध्यान से करना रहता है। याददाश्त पंजी का संधारण करना भी अमीन और कानूनगो का एक महत्वपूर्ण काम है। धारा 5 की उपधारा 1 के अनुसार याददाश्त पंजी का संधारण अमीन करेंगे, और यदि किसी भूमि पर विवाद हो, जैसे कि सरकारी भूमि पर किसी ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा हो, या किसी प्लॉट पे दो व्यक्तियों के बीच जो है विवाद चल रही हो, या उस किसी प्लॉट पे कोई व्यक्ति जबरदस्ती काबिज है और उसके पास कोई जो है आधार नहीं है कि किस वजह से वो उस भूमि को धारण किया हुआ है, या कोई मामला है जो न्यायालय में चल रहा है, इस तरह की जो भी समस्या, जो भी विवाद होगा जिसका कोई निराकरण तत्काल नहीं होने वाला है, उसको हम याददाश्त पंजी में यानी कि अमीन के द्वारा याददाश्त पंजी में उसको लिख लिया जाता है। अगर रैयती भूमि पे विवाद है तो उसको कानूनगो के द्वारा निपटारा किया जाएगा, और अगर सरकारी भूमि को लेकर कोई विवाद है तो उसको सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा निपटारा किया जाएगा। कानूनगो को सरकारी भूमि के विवाद सुनने का अधिकार नहीं है। इसका सुनवाई सिर्फ सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी करेंगे, उसका निपटारा एएसओ ही करेंगे। कानूनगो सिर्फ रैयती मामलों में ही सुनवाई कर सकते हैं, उसी का वो निपटारा करेंगे। किस्तवार, पूरे सर्वे में किस्तवार और खानापुरी जो है दो आधार स्तंभ है। किस्तवार अगर सही तरीका से कर लिए, खानापुरी अगर सही तरीका से कर लिए, तो आप जो है सर्वे का 80% काम कर लिए। अगर ये सही सही शुरू में ही हो गया तो आगे चलकर आपको बाकी सारे कार्य करने में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी। लेकिन अगर किस्तवार ही आप सही तरीके से नहीं कर पाए, या खानापुरी नहीं सही तरीके से कर पाए, तो आगे चलकर आपके पास दावा, आक्षेप, क्लेम ये सब आते रहेंगे। आप उसको निपटारा करते रहेंगे, सुधार करते रहेंगे, और ये प्रक्रिया जो है आपका सर्वे बहुत लंबा खींचते चला जाएगा। बहुत सारे के विवाद हो सकते हैं, बहुत सारी की समस्याएं आपको फील्ड में झेलनी पड़ सकती है, रैयतों का जो है आक्रोश झेलना पड़ सकता है, और बहुत तरह की आपको परेशानियां होगी। अपने उच्च अधिकारी का भी आपको जो है उनका भी कोप का भाजन बनना पड़ सकता है। इसलिए आपको कोशिश करनी होगी कि फील्ड में किस्तवार, खानापुरी ये सब जो प्रक्रिया है शुरू से ही इतने उसको पारदर्शी तरीके से किया जाए, इतने सही तरीके से किया जाए, ताकि आगे चलकर उसका विवाद होने की संभावना काफी कम हो जाए, और उसमें दावा, आक्षेप या रैयतों द्वारा जो आरोप लगाया जाए उसकी संभावना कम हो सके। आपके द्वारा किसी तरह का जो है कोई पक्षपात ना किया जाना चाहिए फील्ड में, या फिर किसी तरह का कोई गलती ना हो, इसकी आपको पूरी भरसक कोशिश करनी होगी। कानूनगो को भी करनी होगी, अमीन को भी करनी होगी, क्योंकि अमीन और कानूनगो ही है जो धरातल स्तर पर ये काम करेंगे। निचले स्तर पर उन्हीं को ये काम करना है। अतः आपको शुरू से ही ये कोशिश करनी है कि किस्तवार है, खानापुरी है, ये सब में बहुत बारीक तरीके से, बहुत मन लगाकर इसको काम करे, और इसको जो है एक सही रूप दे। किस्तवार के दौरान कानूनगो को क्या काम किया जाना है, साथ ही साथ अमीन को क्या काम किया जाना है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। जब किस्तवार में हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा जब रकवा का विवरणी अमीन को दे दिया जाएगा, उसके आधार पर अमीन द्वारा जो है भूखंड का सत्यापन किया जाएगा और ग्राम सीमांकन का कार्य किया जाना है। इसके पहले जब सर्वे हुई थी, कैडेस्ट्रल सर्वे हुई या रिविजनल सर्वे हुई, उस समय जब किस्तवार का कार्य होता था, उस समय अमीन जो है जरीब लेकर 100 कड़ी का एक जरीब होता था, उसे लेकर वो धरातल पे प्लॉट पे जाता था और प्रत्येक प्लॉट को उस जरीब से नापता था। आज हमें एक रूम के कमरा को नापने को कहा जाए तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन अमीन क्या करता था, पूरे प्लॉट को उस जरीब से नापता था, और इस तरह से उस सर्वे में काफी समय लगता था, मेहनत भी लगता था, और बहुत तरह की परेशानियां भी थी। कभी धूप है, कभी बारिश है, कभी कुछ है, कभी मौसम का भी जो है आक्रोश है, कभी कुछ, तो उसमें बहुत समय लगता था और अमीन को बहुत मेहनत भी करना पड़ता था। लेकिन आज के समय में क्या है, हवाई एजेंसी है, एरियल एजेंसी है, वो जो है आपका 50% काम तो वही करके दे देते हैं।
50 या 80% काम वो करके दे देते हैं। बस उनके द्वारा जो मानचित्र दिया जाता है, जो रकबा विवरणी दी जाती है, उसको अमीन लेते हैं और फील्ड में जाते हैं और उसका धरातल से बस मिलान करते हैं, मैच करते हैं। अगर कुछ अंतर पाया जाता है तो उसमें फिर से सुधार करने की प्रक्रिया आती है, और अगर अंतर नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो फिर उसको वैसे ही उसको किस्तवार उसका जो है तैयार कर लिया जाता है। और ये जांच जो है सीरियली नहीं किया जाता है, इसको रैंडमली करना पड़ता है, यानी कि बेतरतीब ढंग से कुछ यहाँ से हम किए, कुछ वहां से मिलान किए। जो हवाई सर्वेक्षण एजेंसी जो है अर्थो फोटोग्राफ के द्वारा अपना वो जमीन का मैप खींचता है, उसमें बहुत बारीक से जो है एक एक चीज का फोटो आ जाता है, और उसमें जो है प्लॉटिंग किया हुआ हर चीज का नक्शा आ जाता है, और उसमें रकबा विवरणी खेसरा वगैरह भर के वो उन्हें दे देते हैं। तब अमीन उस मैप को लेकर, उस मानचित्र को लेकर वो जाते हैं धरातल पे और उसका सत्यापन करते हैं। इसका पर्यवेक्षण जो है कानूनगो के द्वारा किया जाना है। किश्तवाड़ में अमीन के द्वारा जो मैप लेने के बाद से जो सत्यापन किया जाएगा, उसका पर्यवेक्षण कानूनगो को करना है। उन्हें भी साथ ही साथ ये काम देखना होगा कि सही हो रहा है कि नहीं। और कम से कम पूरे भूखंड का 25% जो है सर्वेक्षण किश्तवाड़ जो है आपको कानूनगो को करना है, 10% जो है एएसओ को करना है, 2% लगभग चार्ज ऑफिसर, और 1% जो है बंदोबस्त पदाधिकारी यानी कि कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उनको भी करना है। और इससे उसमें सत्यापन करना होता है, जांच करना होता है कि जो भी किश्तवाड़ किया गया है क्या वो सही है या गलत है। मानचित्र का उसमें सत्यापन करेंगे। पूर्व सर्वेक्षण जैसे कैडेस्ट्रल सर्वे है, रिविजनल है, चकबंदी है, इसको ध्यान में रखते हुए पूर्व का जो सर्वे हुआ है, जो नक्शा है, उसको भी हम अपने पास में रखेंगे। ये सारी चीजें पहले से उपलब्ध करा दी जाएंगी अमीन को, उसको भी हम अपने साथ रखेंगे। और जो हवाई सर्वेक्षण एजेंसी ने जो नक्शा दिया है, जो रकबा विवरणी दिया है, उसको रखेंगे और उसको ले जाकर तब धरातल पे जाएंगे और उन सबको जो है हम मिलान करेंगे। मानचित्र का मिलान जो हवाई एजेंसी ने दिया है, उसको स्थल पे जाएंगे, सरजमीन पे जाएंगे, उसको करेंगे और उससे बाउंड्री के मिलान करेंगे, उसकी शुद्धता का जांच करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने इसके पहले जो है आप लोगों को कुछ वीडियो क्लासेज इसमें डाले गए हैं, आप लोग उसको देखे हैं? वीडियो क्लासेस डाले गए हैं आपको, एक्ट पे, सर्वे एक्ट पे डाले गए हैं, बीटी एक्ट पे डाले गए हैं, लोक भूमि अतिक्रमण पे डाले गए हैं, और जो है इसके अलावे भू अर्जन पे डाले गए हैं। बहुत सारे टॉपिक्स पे जो आपका सिलेबस में है, उस पे जो वीडियो क्लासेस डाले गए थे, पहले से वीडियो बना के उसको डाला गया है। क्या आप लोगों ने सब लोग उसको देखा है? हाथ इरेज करिए जो जो लोग देखे हैं, हाथ इरेज करिए, सबका फोटो लगे तो हाथ रेज करिए। कौन कौन लोग वो वीडियो देख चुके हैं? बस ऐसे ही खड़ा नहीं कर देना है, वाकई आप लोगों ने देखा है कि नहीं, क्योंकि वो आप ही के फायदे के लिए है। और उसको आप अगर देखिएगा, पढ़िएगा, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। आप उसको भी देखिए, सुनिए। उसे तो आप चलते फिरते भी सुन सकते हैं, अगर कोई काम कर रहे हैं ईयरफोन में लगाइए, उसको सुनिए। आपको सुनते सुनते बहुत सारी चीजें अभ्यस्त हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दिया ही जा रहा है, वीडियो क्लास भी चल ही रहा है, यहाँ भी आप उस चीज को सुनेंगे, जानेंगे। अभी तो लॉकडाउन की वजह से आप फील्ड पे जा भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते कि कैसा जो है फील्ड का प्लॉट होता है, किस तरह से चीजें। बहुत सारे लोग देखे होंगे, बहुत सारे लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन क्या है ना, पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते आप बहुत सारी चीजें समझ जाते हैं कि क्या है। तो जो भी आप, जो लोग देख लिए हैं उसको जो है थैंक यू, और जो लोग अभी तक वीडियो वो नहीं देखे हैं, जो टॉपिक वाइज वीडियो आपको डाले गए हैं, मटेरियल दिए गए हैं, तो कृपया करके आप सभी लोग उसको एक बार देख लीजिएगा, उसको एक बार पूरी थॉरोली सुन लीजिएगा। वो बहुत काम की चीज है, आपको बहुत काम आएंगी। चलिए फिर हम अपना आगे का क्लास लेते हैं। अब है कि
अमीन द्वारा मानचित्र में की गई खेसरों की नंबरिंग की जांच करेंगे। जब किश्तवार होता है, किश्तवार के क्रम में जो है खेसरा है उसी को नंबरिंग किया जाता है, वही नंबरिंग जो है खानापुरी के लिए तैयार किया जाता है। तो उसमें जो नंबरिंग हुई है, क्या वो सही हुई है या नहीं हुई है, ये आप अमीन, ये कानूनगो को ही देखना है कि आमीन ने वो नंबरिंग सही की है या नहीं की है। अमीन जो है ना, वो फील्ड में बहुत निचले स्तर के हैं और उन्हें गांव के बहुत सारे लोग से वो जुड़े हुए रहते हैं। अगर आप उनकी मॉनिटरिंग अच्छे से नहीं करेंगे, अगर आप उनको अपने कंट्रोल में नहीं रखते हैं, नहीं ध्यान देते हैं, अगर सब कुछ सारे काम जो है सर्वे से रिलेटेड आप उन्हीं पे छोड़ देंगे, तो फिर वो अपनी मनमानी करेंगे और फिर जैसे तैसे जो उनको सही लगेगा, या तो लालचवश करेंगे या फिर काम में लापरवाही वश करेंगे, जैसे तैसे गलत सलत सब करेंगे और फिर बाद में दिक्कत आप लोग को होगी, परेशानी आप लोग को होगी, कार्रवाई आप सभी लोगों पे हो जाएगी। इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है कि अमीन जो जो कार्य कर रहे हैं वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं। इसके लिए आपको खुद भी उनके साथ जाके फील्ड पे रहना होगा, इन्वॉल्व होना होगा और देखना होगा। आपको भी फील्ड के लोगों से जो है कांटेक्ट रखना होगा, उनसे बातचीत करनी होगी, रैयतों से पूछताछ करनी होगी कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, सब कुछ सही तो जा रहा है। आप खुद जब तक उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे बहुत परेशानी हो जाएगी, आप लोगों पे भी कार्रवाई हो सकती है, अमीन पे भी हो सकती है। इसलिए आपकी रोल जो है काफी महत्वपूर्ण है। एरियल एजेंसी जो मानचित्र में जो तकनीकी ब्यौरा देंगे उसका जांच अमीन द्वारा जो है किया जाना है और उसका सत्यापन कानूनगो करेंगे। मानचित्र का जांच जो है डीजीपीएस एक सिस्टम है, उसके अनुसार आप कर सकते हैं। उसे जो है स्थल पर ले जाएंगे, उसको रैंडमली जांच करेंगे, सिलसिलेवार नहीं कि एक प्लॉट उठाए उसी से सिलसिले से हम जो है जांच करते चले गए, नहीं, कुछ यहाँ पे किए कुछ दूसरे जगह पे किए, उसको रैंडमली जांच करना है। प्रपत्र 6, प्रपत्र 6 क्या है? खेसरा पंजी होता है। ये अमीन के द्वारा इसमें खेसरा का भौतिक विवरणी भर के दिया जाता है। इसको मानचित्र के सॉफ्ट कॉपी में दिए गए लेयर के साथ जांच करना होता है। यदि दो लेयर के बीच 1 किलोमीटर का अंतर है तो इसको सत्यापन फिर स्थल पे जाके करना पड़ेगा और ये कोशिश करना होगा कि कानूनगो को ही ये लेयर का जो है सत्यापन करना होगा और उसको जो है फिर से सही तरीका से उसको सही सिस्टम में लाना पड़ेगा। अगर पूर्व में जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें और वर्तमान में जो भूखंड के रकबा और चौहद्दी है उसमें अगर कोई सत्यापन में अंतर पाया जाता है पूर्व सर्वेक्षण के अनुसार और वर्तमान में जो भूखंड है उसका रकबा है, चौहद्दी है, चौहद्दी किसको बोलते हैं? कोई प्लॉट है उसके चारों दिशा में उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जो प्लॉटर होते हैं, जो रैयत होते हैं, जिसकी जमीन होती है उसी को चौहद्दी बोलते हैं। ठीक, तो अगर अमीन के द्वारा रकबा या चौहद्दी में पूर्व के सर्वे के नक्शा के अनुसार और वर्तमान में जो भूखंड पे है उसमें कुछ अंतर पाया जाता है, विशिष्ट अंतर पाया जाता है, तो एएसओ के माध्यम से बंदोबस्त पदाधिकारी के समक्ष हम उपस्थापित करेंगे। उसमें खुद डिसीजन नहीं लेंगे, उसमें एएसओ के माध्यम से हम बंदोबस्त पदाधिकारी के यहाँ उसको उपस्थापित करेंगे। अब है खानापुरी के दौरान किया जाने वाला कार्य। किश्तवाड़ करने के बाद से खानापुरी की कार्य होती है। खानापुरी में भी अमीन का और कानूनगो का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और किश्तवाड़ जब हम कर लेंगे, किश्तवाड़ में भूमि का परिमापन कर लेंगे, भूखंडकरण कर लेंगे, उसके बाद से उसमें खेसरा नंबर चढ़ाएंगे और उसमें खानापुरी का कार्य करेंगे। खानापुरी में जो है खतियान का एक विवरण हम देते हैं जिसमें खाता, खेसरा, रैयत का नाम, पिता का नाम, जमीन का जो है ब्यौरा, उसका जो है
किस में इत्यादि जो है उसका डिटेल्स उसमें हम भरते हैं। खानापुरी कार्य भी जो है स्थल पे ही जाके करना है। किश्तवाड़, खानापुरी प्रत्येक काम आपको प्लॉट पे ही जाके करना है। ऐसा नहीं है कि ये काम आप शिविर में बैठे बैठे ही कर लेंगे या ऑफिस में बैठे बैठे ही कर लेंगे। जब तक आप फील्ड में नहीं जाइएगा तब तक आपको वास्तविक स्थिति आपको पता नहीं चलेगी। बहुत सारे अमीन फील्ड में क्या करते हैं, ऑफिस में ही बैठे हैं, ऑफिस में ही जो है जमाबंदी पंजी मिला या खतियानी विवरणी मिला, बस उसी को डिट्टो उतार देंगे, उसी को बना देंगे। और जब उसकी जांच करने के लिए वरीय पदाधिकारी फील्ड में जाते हैं तो टोटल फिगर जो है उससे एकदम डिफरेंट होता है, एकदम अलग होगा। तब ऐसी स्थिति में जो है कितनी बड़ी समस्या अमीन कानूनगो के लिए हो जाती है। तो इसलिए इसको सिर्फ ऑफिस में बैठे बैठे सिर्फ कोरम नहीं पूरा करना है, वास्तविक रूप में आपको फील्ड में जाइएगा, स्थल पे जाइएगा, वहां जाकर बनाइएगा। और सर्वे का काम क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मजेदार काम है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट लीजिएगा और जब फील्ड पे जाइएगा, प्लॉट पे जाइएगा, जब इस काम को करना शुरू करिएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मजेदार आएगा। सिर्फ ऑफिस में बैठ के कोरम पूरा कर देने से कुछ नहीं होगा, आपको भी आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगी कि मैंने कोई काम किया, गलत किया, ये किया। और जो फील्ड में जाके जो लोगों की से आप मिलेंगे, 10 लोगों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके उनके जो है प्लॉट का डिटेल्स करेंगे, तैयार करेंगे, आप उनके लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं, वो लोग बहुत दुआएं देते हैं। ठीक है, आपको अमीन को जो है खानापुरी कार्य करने के लिए एकदम सुबह उठ के 6 बजे के लगभग सुबह उठकर प्लॉट पे जाना पड़ता है, स्थल पे जाना पड़ता है। और वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इसको जो है मॉनिटरिंग कानूनगो करते हैं और कभी कभी एसओ भी करते हैं, क्योंकि हो सकता है वो नहीं जाते हो, लेट से जाते हो। एक दिन में अगर बहुत लेट से जाते हैं तो लगभग 35 प्लॉट एक दिन में अमीन को करना है। और अगर वो इतना नहीं करते, 2-4 करके चले आए, तो ये भी परेशानी है, इतना भी नहीं करना है। कुछ लोग जो है बेड पे सो के, उठ के, बैठ के इस तरह से जो है क्लासेस ले रहे हैं, जो कि मैनर सही नहीं लगता है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मैनर को जो है थोड़ा सा देखें। आप लोग कोई छोटे बच्चे नहीं है, आजकल छोटे 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 बच्चों का भी ऑनलाइन क्लास चलता है, वो भी जो है पूरे प्रॉपर ड्रेस में आके वीडियो क्लासेस ले रहे हैं, बैठते हैं। आप लोग तो बहुत बड़े हैं और एक कानूनगो के पोस्ट पे जो है आप कार्य करने जा रहे हैं, तो डिसिप्लिन को आप लोग मेंटेन करेंगे तो अच्छा लगेगा। जैसे लगना चाहिए कि हाँ आप लोग कानूनगो है ना। ये नहीं कि बस अभी भी घर पे बैठे हुए हैं, महिलाएं हैं या पुरुष जो भी हो, ये नहीं कि बस घर पे बैठे बहुत कैजुअली क्लास ले रहे हैं। थोड़ा सीरियस होइए, थोड़ा सा अपने में जोश भरिए। आप लोग ऑनलाइन क्लास चल रहा है, आप लोग उस तरह से अपने आप को मेंटली तैयार कीजिए, तो सही रहेगा। हमको भी अच्छा लगेगा, हम लोग को भी अच्छा लगेगा, आप लोग को भी अच्छा लगेगा कि हाँ वाकई आप जो है, हो सकता है वीडियो क्लासेस बोरियत हो, सुनते सुनते किसी को नींद आती हो, लेकिन एक बात जान लीजिए, अभी जो क्लास में आपको बता दिया जाएगा, अभी जो आप सीख लेंगे, ये आगे चलकर आपको बहुत काम आएगा। आपको वही चीजें बताई हुई जो है याद आएंगी कि किस कंडीशन में क्या डिसीजन लेना है। तब आपको जो है लगेगा कि नहीं, ये क्लास में बताया गया था, ये चीजें बताई गई थी और हमको यही करना है। तो अपने आप को जरा बूस्ट अप करिए और एकदम मेंटली अपने आप को तैयार करिए कि हाँ हम ट्रेनिंग ले रहे हैं और हमको कुछ करना है, फील्ड में कुछ दिखाना है, सर्वे करना है। बिहार सरकार का मैक्सिमम जो है बिहार में क्राइम जो है भूमि विवाद को लेकर होती है। तो अगर भूमि विवाद को अगर कैसे कम करेंगे, अगर सर्वे करते हैं, सर्वे से बहुत सारी विवादें खत्म हो जाएंगी, सबको जो है एक संतुष्टि हो जाएगी कि किसकी कौन सी जमीन है, बेवजह कोई किसी पे काबिज कर रखा है, परेशान कर रखा है, तो ये चीजें कम होंगी। तो इतने बड़े स्तर पे आप जो है अपना योगदान देने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, इसलिए कोशिश करिए कि एकदम अपने आप को मजबूत बना के रखें और मजबूती से मेंटली भी हो और हेल्थ से भी हो, और जाके उसको फील्ड में आपको दिखाना है, करना है। तो उसके लिए ट्रेनिंग क्लास भी आप लोग उसी मजबूती के साथ लें और डिसिप्लिन के साथ लें। प्रतिदिन जब आमीन खानापुरी में स्थल पे जाएंगे, सुबह सुबह जाएंगे, प्रातः काल जाएंगे, कारण कि जितने भी रैयत है
वो लोग भी प्रातः काल ही अपने प्लॉट पे जाते हैं खेती बाड़ी के लिए, और वहां पे कृषि का काम जो भी है वो सुबह सुबह ही होता है। तो अमीन भी अगर सुबह सुबह जाते हैं तो उनसे रैयतों की मुलाकात होने की संभावना बनती है, ज्यादा संभावना रहती है। वो उस समय जो है उस काम को अपना करने में ज्यादा उन्हें आसानी रहेगी, सहूलियत रहेगी। प्रतिदिन अपने जो भी कार्य किए रहेंगे अमीन, उसका डिटेल्स जो है अपने अमीन डायरी में लिखेंगे। अमीन डायरी जो है एक उन्हें मिलता है अमीन को, और प्रतिदिन जो भी कार्य होता है, किश्तवार, खाना पूरी या दासबंदी जो भी है, उसका डिटेल्स वो उसमें लिखते हैं। उसमें नोट करते हैं कि आज उन्होंने क्या क्या काम किया, कितने प्लॉट का जो है उन्होंने वेरिफिकेशन किया, कितने का बाउंड्री किया, हर डिटेल्स उसमें रहता है। और अमीन की डायरी जांच करने का अधिकार किसको है? कानूनगो को है। आप लोग को जो है उन्हें साप्ताहिक डायरी जांच करना है। कानूनगो को उन्हें जांच करनी है, उसमें तिथि के साथ, डेट के साथ सिग्नेचर भी करना है। अमीन का भी डेट और सिग्नेचर के साथ साइन रहेगा। आप लोग को भी जो जांच करेंगे उसमें भी सिग्नेचर रहेगा, डेट रहेगा। तो अमीन डायरी की जांच जो है कानूनगो करेंगे, और इसी के आधार पर पाक्षिक रिपोर्ट यानी कि 15 दिन पर रिपोर्ट जो है एएसओ को भेजेंगे। और लगभग 35 प्लॉट प्रतिदिन जो है अमीन को खाना पूरी करनी है। अगर बहुत बड़ा बड़ा प्लॉट है तो हो सकता है 35 नहीं कर पाए, 20 ही कर पाए, 25 ही कर पाए। लेकिन अगर छोटा छोटा प्लॉट है या एवरेज जो प्लॉट होता है वैसे हो तो कम से कम 35 प्लॉट अमीन को जो है करना है। और इसका औचक निरीक्षण आप लोग को, कानूनगो को करना है। औचक निरीक्षण क्या हुआ? मीन्स कि आप अमीन को बिना बताए, उन्हें बिना सूचना दिए अचानक से किसी दिन पहुंच गए, कार्य दिवस में, छुट्टी के दिन नहीं, रविवार को या कोई छुट्टी हो, कोई त्योहार हो उस दिन नहीं, कार्य दिवस में किसी भी दिन अचानक से आप पहुंच गए वहां, और देख रहे हैं कि अमीन वो कार्य कर रहा है कि नहीं, अमीन वहां पे है या नहीं। यही औचक निरीक्षण होता है। कभी भी प्लॉट का खाना पूरी कार्य जो है उत्तर पश्चिम की दिशा से शुरू होता है, नॉर्थ वेस्ट से। उत्तर पश्चिम की दिशा से शुरू करते करते उसको साउथ ईस्ट में खत्म करते हैं। उत्तर पश्चिम की दिशा से शुरू होगा प्लॉटिंग, और उसको लाके दक्षिण पूर्व की दिशा में खत्म होता है। प्लॉटिंग कभी भी दाएं बाएं इधर उधर से नहीं होता है। प्लॉटिंग का एक नियम है जिसको फॉलो करना होगा। आप लोग कभी कोई प्लॉट देखे हैं कि नहीं? हैंड रेस करेंगे। लगभग सभी लोगों ने प्लॉट देखा होगा। कभी गांव में कोई गया है कि नहीं? गांव में बहुत सारे खेती के बहुत सारे, आप जो रह रहे हैं वो भी एक प्लॉट ही है, आप जिस मकान में रह रहे हैं वो भी एक प्लॉट ही है। लेकिन चूंकि मकान है, सघन है, तो आप नहीं समझ पाते होंगे कि प्लॉट कितना है। लेकिन जब आप गांव पे जाइएगा, या फिर कभी आप हवाई जहाज से, एरोप्लेन से कभी आप सफर कर रहे होंगे, और जब वो लैंड करने वाला होता है या टेक ऑफ होने वाला होता है, तब आप नीचे का नक्शा देखते होंगे। सारी जो भूखंड है वो प्लॉटिंग करके स्क्वायर में, रेक्टेंगल में हो सकता है, या फिर वो क्या बोले कि एक आयत के रूप में भी हो सकता है, आप देखते होंगे। तो वो सब देख के जो, अब जो आप चूंकि सर्वे करेंगे और अब कभी आपको मौका मिलेगा उसको देखने का, तो आपको लगेगा सच में ये कितना मतलब एडवेंचरस है, कितना बढ़िया हम काम करने जा रहे हैं सर्वे का, कितना अच्छा ये काम है। तो आप प्रैक्टिकली जब आप देखिएगा तो ये चीज आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और काफी जो है ये आपको, ये नॉलेज भी आपको इसके बारे में काफी ज्यादा होगा। बहुत सारे लोग होंगे जो जमीन का कागज नहीं देखे होंगे। कितने लोग अपने अपने घर का जमीन का कागज देखे हैं? जमीन का कागज कितने लोग देखे अपने अपने मकान का? दूसरे का तो छोड़ ही दीजिए, अपने मकान का रजिस्ट्री डीड देखे आप लोग? हैंड रेस करिए। रजिस्ट्री डेट नहीं देखे हैं। प्रिया कुमारी नहीं देखी है। कोई बात नहीं, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सिर्फ अपना ही नहीं, लोगों का भी देखने को मिलेगा।
तो ये सब चीजें जब आज कोशिश करिए आप अपने अपने जमीन का रजिस्ट्री डीड देखने का। जब मैं भी जॉब में आई थी, जब मैं सर्किल ऑफिसर थी छपरा में, तो मुझे रजिस्ट्री डीड क्या है मुझे भी नहीं पता था, और मैंने देखा था पर बहुत उसको ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब मैं जॉब में आई तो मैंने देखा, उसे पढ़ा, समझा, जाना, तब मुझे लगा कि अच्छा इन सारी चीजों से मैं अभी तक कैसे अनजान थी, मुझे तो ये सब जानना चाहिए था। तो कोशिश करिए आप सब लोग अपने अपने रजिस्ट्री डीड को निकालिए, देखिए उसमें लिखा रहता है खाता नंबर, खेसरा नंबर, प्लॉट का डिटेल्स लिखा रहेगा। ये सब जब आप देखिएगा, पढ़िएगा, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, समझ में आएगा कि अच्छा खाता है, ये खेसरा है, खेसरा आपका कहाँ पे है, किस जगह पे है, मौजा लिखा रहेगा, थाना नंबर लिखा रहेगा, राजस्व ग्राम लिखा रहेगा। तो ये सब जब आप पढ़िएगा, अपने रजिस्ट्री का जो डीड होगा आपके पास, जमीन का जो कागज होगा, बहुत अच्छा लगेगा, तब आपको इंटरेस्ट जगेगा इसमें। तो आप लोग आज ये काम जरूर करिएगा। अमीन के द्वारा जो खतियानी विवरणी, खेसरा पंजी अमीन द्वारा जो सही सही संधारित हो रहा है कि नहीं, ये मॉनिटरिंग, ये पर्यवेक्षण कानूनगो को करनी है। उन्होंने जो खतियानी विवरणी जो भरा है, रकवा, खाता, खेसरा, रकवा, रकवा मतलब होता है एकड़ डिसमिल में, अब रकवा पहले बीघा चलता था, 20 कट्ठे का 1 बीघा होता था, और अब जो है एकड़ और डिसमिल में आ गया है। अब इसी में ऑनलाइन भी जो भरा जाता है वो एकड़ और डिसमिल में ही भरा जाता है। तो रकवा का सही विवरणी होना चाहिए, खेसरा पंजी का सही विवरणी होना चाहिए। ये अमीन सही सही भर रहा है कि नहीं भर रहा है, ये काम भी कानूनगो को देखना है, आप लोग को देखना है। कभी कभी क्या होता है, अमीन जो है लापरवाही वश या किसी लालच वश वो गलत भर देते हैं, किसी का रकवा घटा देंगे, 10 डिसमिल है वहां पे 5 डिसमिल गायब कर देंगे, 5 ही डिसमिल लिखेंगे। गलतीवश भी कर सकते हैं, जानबूझ के भी कर सकते हैं। तो आगे चलकर फिर वो व्यक्ति के पास जो है लिखित में 5 ही डिसमिल होगा, तो फिर विवाद होगा, लड़ाई होगी, दावा आक्षेप, बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें अगर शुरू में ही आप रोक देंगे, आप उस पर अपना कंट्रोल बनाए रखेंगे, तो ये गलती अमीन नहीं करेंगे। तो आपको देखना होगा कि अमीन ने सही सही खतियान विवरणी भरा है कि नहीं, खेसरा पंजी भरा है कि नहीं, इसका जांच करना होगा। खानापुरी दल जो है, खानापुरी दल में एएसओ आते हैं, कानूनगो आते हैं और अमीन आते हैं, यही 3 मिलाकर खानापुरी दल तैयार होता है। और इन तीनों की जिम्मेवारी जो है बराबर होती है। अमीन धरातल स्तर पे काम करते हैं, कानूनगो भी उनके साथ साथ काम भी देखते हैं, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी कुछ कुछ करते भी हैं। और एएसओ जो है वो उसके ऊपर बैठे रहते हैं और सबका वो मॉनिटरिंग करते हैं। जो भी सूचना होती है, जैसे कि जो भी सूचना होती है जो रैयत को देना होता है, कोई विवाद की भूमि है या फिर आप प्लॉटिंग करने गए, वहां पर उस समय रैयत नहीं है, उसको आपने सूचना दिया फिर भी वो नहीं आया, बार बार कोशिश करने के बाद से भी वो वहां नहीं आता है, तो ये सूचना जो देने का काम है वो प्रॉपर तरीके से हुआ कि नहीं, समुचित तरीके से हुआ कि नहीं, ये काम कानूनगो का है। और सूचना का जो है तामीला कराया जाता है। तामीला मतलब होता है कि मैंने आपको कोई नोटिस दिया और नोटिस वो लिखित में रहता है और आपको दिया और उस पे आपका सिग्नेचर जब तक नहीं लिया तो वो तामीला नहीं हुआ, यानी कि एक्नॉलेजमेंट वो आपने नहीं लिया। ठीक है, तो इसलिए सूचना का तामीला किसी भी विवादित भूमि का होता है या फिर किसी प्लॉटिंग करने के लिए होता है, तो सूचना का तामीला कराया जाता है। तो वो तामीला सही रूप से हुआ या नहीं, ये काम कानूनगो को देखना होता है। क्योंकि क्या करेंगे, ऐसे ही जाएंगे बस बोलेंगे हाँ तामीला हो गया, हुआ कि नहीं हुआ इसका कोई गारंटी नहीं है। ये तभी पता चलेगा जब कानूनगो इसको खुद जो है जाकर रैयत से पूछेंगे या पता करेंगे। बहुत लोग कोरम पूरा करके छोड़ देते हैं।
अगर कोई आपत्ति प्राप्त होती है रैयत के तरफ से किसी भी विवादित भूमि को लेकर किश्तवाड़ के टाइम या खानापुरी के टाइम, तो आपत्ति जो भी प्राप्त हो रही है उसका भी आपको संधारण करना है। उस आपत्ति को भी आपको एक जगह जो है पंजीबद्ध करना है, उसको भी संधारित करना है। इससे पता चलता है कि किस किस व्यक्ति का जो है आपत्ति आया और किस डेट में आया और किस विवाद को लेकर आया। ये सब छोटी छोटी चीज है, लेकिन आप अगर इसको शुरू से अपने सिलेबस में, अपने रूटीन में अगर शुरू से इसको डाले रहेंगे तो आपके लिए ये काफी फायदेमंद होगा। आपको जो है अपने अधीन जो अमीन काम करेंगे उस पे जो है मॉनिटरिंग करने में काफी आपको आसानी होगी। तो सूचना का तामीला हुआ कि नहीं रैयत को, और जो आपत्ति वो लोग देते हैं उसका संधारण होता है कि नहीं। बहुत बार क्या हुआ, रैयत आए ऑफिस में आपत्ति दिए, वैसे ही उसको कागज को लिया गया, इधर से उठाए इधर फेंक दिए, अपना चल दिए। लेकिन फिर उसके बाद से वो कागज कहाँ है, अगले ही दिन खोजिए तो मिलने वाला नहीं है कि वो कागज कहाँ गया। उसका आपत्ति का जो पेपर था कोई रैयत ला के दिया, उसको उठाए ऐसे ही फेंक दिए, अगले दिन खोजे तो नहीं मिलने वाला है कि वो कागज कहाँ गया। फिर जब वो 10 दिन बाद वो रैयत आएगा, पूछेगा कि मैंने जो आपत्ति दिया उस पे सुनवाई क्या हुआ, नहीं हुआ, अभी तक कोई सूचना नहीं मिली। तो पता चला कि आप तो कोई आपत्ति ही नहीं दिए थे, कोई कागज ही नहीं है हमारे ऑफिस में। तो इससे क्या है, आपकी और आपके ऑफिस की बदनामी ही होगी कि ये सर्वेक्षण जो दल आई है, ये खानापुरी दल है, ये सही तरीके से काम नहीं कर रही है। ये जो है हम लोग कोई ऑब्जेक्शन उनको दे रहे हैं, कोई आपत्ति दे रहे हैं लिखित में, इसका ये लोग कोई उसका रिकॉर्ड ही नहीं रख रहे हैं। तो ये सारे काम जो है कानूनगो को करने हैं। आपत्ति जो रिसीव है आपके ऑफिस में कार्यालय में किया जाएगा, अमीन करेंगे, उसका संधारण जो है वहां लिपिक होंगे वो करेंगे। लेकिन क्या वाकई उसका संधारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कानूनगो करेंगे। आप लोगों के द्वारा ये काम होना है। अधिकार अभिलेख विवरणी, खेसरा पंजी, प्रपत्र 5 जो है और प्रपत्र 6 में संधारित करना, इनकी प्रविष्टि सही सही हो इसकी शुद्धता सुनिश्चित करना और सिग्नेचर करना। अधिकार अभिलेख विवरणी यानी कि खतियान, खेसरा पंजी, प्रपत्र 5 और 6 लगभग प्रपत्र 1 से लेकर प्रपत्र 22 तक जो है आपको जो तकनीकी मार्गदर्शिका दी गई है उसमें प्रोफार्मा सारा दिया हुआ है। आप लोगों ने वो प्रोफार्मा देखा? कितने लोगों ने देखा? प्रपत्र 1 से लेकर प्रपत्र 22 तक जो है, कितने लोगों ने वो प्रोफार्मा देखा है? हैंड रेज करिए। बहुत खुशी की बात है कि सभी लोगों ने देखा है, बहुत अच्छा लगा। चलिए, तो वो प्रोफार्मा में आप क्या करेंगे, एक अपना जो डायरी जो रखे हैं उसमें आप सारे प्रोफार्मा का एक संक्षिप्त रूप नोट कर लीजिए। प्रपत्र 1 उद्घोषणा, प्रपत्र 2 स्वघोषणा जो रैयत के द्वारा दिया जाएगा, प्रपत्र 3 जो सत्यापित किया जाता है उसकी पंजी, प्रपत्र 4 जो गैर सत्यापित है उसकी पंजी, प्रपत्र 5 जो तेरीज है यानी कि खतियान का जो विवरण है पूर्व के खतियान का उसकी पंजी, प्रपत्र 6 जो खेसरा पंजी। तो इस तरह से करके आप जो लगभग प्रपत्र 22 तक जो है एक छोटा सा संक्षिप्त रूप अपने डायरी में बना लीजिए और डेली उसको पढ़ते जाइए। जो जो हम लोग आपको क्लास देंगे तो उस प्रपत्र से रिलेटेड भी उसमें हम लोग लेक्चर रखेंगे। आप तब उस चीज को फिर पलटिएगा, याद रखिएगा और उसमें नोट करते जाएगा इस प्रपत्र में क्या काम करनी है, इस प्रपत्र में क्या काम करनी है। क्योंकि सर्वे जो है टोटली प्रपत्र में है और आपको उसी प्रपत्र में रिपोर्ट भी करना होगा, उसी प्रपत्र में जो है आपको पाक्षिक रिपोर्ट भेजना होगा, वीकली रिपोर्ट भेजना होगा। तो ये चीज आप याद करते जाइए कि कौन से प्रपत्र में कौन सा काम होता है। प्रपत्र 5 और प्रपत्र 6 ये जो है अमीन के द्वारा भरा जाना है। तो इसमें जो भी प्रविष्टि हो रही है, जो भी एंट्री हो रहा है, वो सही सही हो रहा है कि नहीं, ये काम भी कानूनगो को देखना है। उसकी शुद्धता की जांच करनी है कि वो
और उसमें सिग्नेचर और डेट के साथ, उसमें डेट और सिग्नेचर के साथ जो है उसको संधारित करना है और उसको देखना है कि उसमें सही सही जांच हो रहा है या नहीं, उसमें सही सही एंट्री हो रही है या नहीं। क्योंकि बहुत लोग बेतरतीब होते हैं, 3 का 6 लिख देंगे, 5 का 9 लिख देंगे, तो फिर बहुत सारी इस तरह की छोटी छोटी गलतियां हो सकती है। तो उसमें एंट्री सही हो रहा है कि नहीं, ये आपको देखनी है। एक तरह से पूरे ऑफिस जो है आप ही को चलाना होता है। एएसओ आएंगे और वो बस आपसे ही पूछेंगे क्या चल रहा है, नहीं हो रहा है, सही हो रहा है नहीं। और आप तो पूरे ऑफिस के जो है आप ही को देखना है। आपके अंडर में अमीन रहेंगे, लिपिक रहेंगे, पेशकार रहेंगे। विवेक कुमार जी, आपको नींद आ रही है? विवेक कुमार, आपको नींद आ रही है? आप पानी पीजिए। जिसको भी नींद आ रही हो वो लोग पानी पी सकते हैं, पानी पीकर फिर से अपना क्लास ले सकते हैं। हमको नहीं लगता है कि मेरी क्लास इतनी बोरिंग है कि आप लोग को नींद आ जाए। हम लोग बहुत जल्द फेस टू फेस भी मिलेंगे, जब लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद से आगे की जो प्रक्रिया होंगी तो बहुत सारी चीजें आप लोग को जो है क्लियर होंगी। अभी वीडियो क्लासेस चल रहा है तो मेरा क्लास तो इतना बोरिंग नहीं है कि आप लोग को नींद आए, आप लोग सो जाए। अगर नींद किसी को आ रही है तो गलती मेरे में है कि शायद मैं अच्छे से क्लास नहीं ले पा रही हूँ। चलिए ठीक है। अमीन डायरी का नियमित रूप से आपको जांच करना है, ये आपको हम बता ही दिए। खानापुरी के दौरान रैयत जो आपत्ति देंगे, आपत्ति जो दर्ज करेंगे, उसकी प्रविष्टि यादाश्त के अभियुक्ति कॉलम की प्रविष्टि को दस्तावेज के जांच के बाद आदेश पारित करना है। जो रैयत आपत्ति देंगे उसकी प्रविष्टि यादाश्त के अभियुक्ति कॉलम की प्रविष्टि को दस्तावेज के जांच के बाद करेंगे, आदेश पारित करेंगे। आप जो भी आदेश पारित करेंगे पहले दस्तावेज देख लेंगे, साक्ष्य देख लेंगे। कोई रैयत जो है अपना क्या बोलेगा कि सरकारी क्या होता है कि रैयत का जमीन है, ध्यान से सुनिएगा, कोई रैयत का प्लॉट है, उससे सटा हुआ सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन मीन्स कि गैर मजरूआ आम है, खास है। सरकारी जमीन बहुत होता है, कैसरे हिंद है, खास महल है, लेकिन कैसरे हिंद खास महल जमीन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ज्यादातर देखेंगे आप गैर मजरूआ आम है, खास है, यही जमीन। और गांव में तो इसका भरमार है। तो कोई रैयती जमीन है, उसका निजी जमीन है, उसी से सटा हुआ सरकारी जमीन है और वो खाली पड़ा हुआ है। सरकारी जमीन जो है पूरा खाली पड़ा हुआ है। अक्सर क्या होता है कि रैयती जमीन जब देखते हैं कि मेरे जमीन से सटा हुआ सरकारी जमीन है और वो खाली पड़ा हुआ है, वो लोग उस पे भी खेती करना शुरू कर देते हैं। खेती कर रहे हैं धीरे धीरे। जब जो है वो देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्शन किसी को नहीं है तो वो उस पे कब्जा कर लेते हैं, उसको अपने वो कब्जा में उनको लगता है कि ये भी उन्हीं का जमीन है, क्योंकि सरकार का है। सरकार को जब जरूरत होगी तब उस प्लॉट पे कुछ बनवाएगा, तब उस प्लॉट से वो काम लेगा। जब तक जरूरत नहीं है तो वो प्लॉट को वैसे ही छोड़े हुए हैं। तो रैयती क्या समझते हैं, खाली पड़ा है, मैं तो अपना खेती कर ही रहा हूँ, कुछ समय बाद मेरा उस पर कब्जा हो जाएगा। और वो जमीन जो है सरकारी जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। जब सर्वे होने जाएगा, जब आप लोग प्लॉट पे पहुंचेंगे, तब उस जमीन को भी वो, उस खाता को भी जो रैयत है चाहेंगे कि मेरे खाते में, निजी खाते में उसको भी जोड़ दिया जाए और सरकारी जमीन को भी रैयती बना दिया जाए। वो उनकी मंशा यही रहती है, वो यही चाहते हैं कि सरकारी जमीन है, इसको मेरे खाते के साथ जोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों का जमीन एक दूसरे से सटा रहता है। और वो स्वघोषणा में हो सकता है उसको भी डिटेल्स भर के दे दे। इसके लिए आपको पहले से अपने पास सरकारी जमीन का लिस्ट रखना होगा, जो कि आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आप अंचल ऑफिस से भी ले सकते हैं या आप राजस्व अभिलेख से भी ले सकते हैं। सारे सरकारी जमीन का लिस्ट अगर आपके पास होगा, आप उसी समय देख लेंगे, उसी समय उसको पकड़ लेंगे कि ये जो निजी खाता के साथ सरकारी खाता को जोड़े हुए हैं ये तो सरकारी है। लगभग सारी सरकारी जमीन के खाता को आपको याद हो जाएगा। पढ़ते पढ़ते देखते देखते याद कर लेना होता है कि कौन सी खाता, सिर्फ खाता नंबर बोलते ही आपको पता हो चल जाएगा कि अच्छा ये तो सरकारी खाता है, ये तो उस जगह पे है और ये सरकारी है।
तो ऐसे में क्या होता है कि जब वो लेकर आते हैं और कोई उसके कोई प्रमाण नहीं देते हैं, कोई साक्ष्य नहीं देते हैं, चूंकि सरकारी जमीन का मैटर है, तो वैसे मामले में सुनवाई एसओ करेंगे, आप नहीं करेंगे। और सिर्फ रैयती भूमि है जिसमें दो लोगों के बीच विवाद है, तो वैसे मैटर आप लोग देखेंगे और उसके दस्तावेज या साक्ष्य के आधार पे देखेंगे कि वो जो साक्ष्य दे रहा है वो क्या दे रहा है, जमाबंदी पंजी दे रहा है या रसीद दिखा रहा है या कोई खतियान का कागज दिखा रहा है। तो उस साक्ष्य पे रैयती जमीन का जो भी विवाद होगा उसको कानून को देखेंगे। उसके उस दस्तावेज को देखने के बाद ही आप कोई आदेश पारित करेंगे। और उसमें जो है रैयतों के बीच अगर कोई भूमि विवाद है तो दूसरे जो रैयत है उसको भी पूरा समय देंगे, पूरा मौका देंगे, उसकी भी बात को सुनेंगे और तब उसको पारित करेंगे, ना कि सिर्फ एक पक्ष को सुन के पारित करेंगे। और इस काम को भी आपको अभिलेखबद्ध करना है और संरक्षित रखना है। कोई भी काम आप जो भी करेंगे फील्ड में सबको अभिलेखबद्ध कर लीजिए, सबको संरक्षित रखिए, ताकि जब कभी भी जरूरत हो, आपके वरीय पदाधिकारी मांगे या फिर कभी कोर्ट में जरूरत हो, तो आप उस समय उसको दिखा सके, उस समय उसको जो है वहां प्रदर्शित कर सके। अभिलेखबद्ध किए रहिएगा तभी आप दिखा पाइएगा, नहीं किए रहिएगा तो मौखिक बोलने से कोई सुनने मानने नहीं जा रहा है। खेसरा पंजी प्रारूप खानापुरी अधिकार अभिलेख तैयार करते समय रैयतों के स्वामित्व का आधार क्या है, उनके जमीन की वास्तविकता क्या है, परिवर्तन है, अंतरण है, उप विभाजन है, बंटवारा है या उत्तराधिकार है, इन सब का ध्यान रखेंगे। क्या होता है ना, फील्ड में आप कभी कभी देखे होंगे आपके घर के आसपास कोई कुआं रहता है, सरकारी कुआं है, या कोई गड्ढा है जो सरकारी है, जो किसी को पता नहीं है। उस गड्ढे को लोग कूड़ा फेंक फेंक के, मिट्टी फेंक फेंक के धीरे धीरे भर देते हैं। भरने के बाद से वो बराबर कर लेते हैं। और जिस व्यक्ति के घर के सामने वो गड्ढा है, कुआं है, चूंकि उस गड्ढा से, कुआं से किसी को कोई काम नहीं रहता है, किसी का ध्यान नहीं जा रहा होता है कि ये सरकारी है, ये प्राइवेट है, निजी है, तो जो व्यक्ति के घर के आगे वो कुआं है या वो गड्ढा है, वो लोग धीरे धीरे उसको भर लेते हैं। भरने के बाद से उस पे अपना मकान बना लेते हैं या उस पे कोई अपना बिजनेस खड़ा कर देते हैं। तो उस तरह की जमीन को जब सर्वे होने जाता है तो वो लोग चाहते हैं कि इस जमीन को हम अपने नाम से लिखवा ले, खाता खुलवा ले। लेकिन चूंकि उसका स्वरूप बदल गया है, वही कहा जाता है कि दस्तावेज का आधार क्या है, उसी में देखा जाता है कि जमीन की वास्तविकता क्या है, उसका परिवर्तन तो नहीं हो गया, अंतरण तो नहीं हो गया, ठीक है। और वैसे जमीन को वो लोग चाहते हैं कि हम इसको अपने जमीन में मिला ले और हम अपना खाता खुलवा ले। लेकिन वैसे जमीन का खाता नहीं खोलना है, वैसे जमीन का आपके पास पूरा डिटेल्स रहेगा, सरकारी जमीन का डिटेल्स रहेगा, आप उससे मिलान करेंगे और उसका जब तक वो कोई दस्तावेज नहीं दिखाता है, कोई कागज नहीं दिखाता है, तब तक आप उसका खाता नहीं खोलेंगे। क्योंकि वो गैर मजरूआ मालिक, बहुत सारी जमीन है जो गैर मजरूआ मालिक है, आम का तो किसी कीमत पे खाता नहीं खोलना है। गैर मजरूआ मालिक में जो है कुछ कंडीशंस है जिसके आधार पे खोला भी जा सकता है, लेकिन इसके लिए क्या है, गैर मजरूआ मालिक में जो है 1/1/1946 से पहले का वो रसीद होना चाहिए, रिटर्न में रैयत का नाम होना चाहिए। अगर इस तरह का वो दस्तावेज देता है तब आप खोल भी सकते हैं, लेकिन अगर उसके पास कोई दस्तावेज ही नहीं है, निराधार है, तब आप उसका खाता नहीं खोलेंगे, वो खाता फिर बिहार सरकार में चला जाएगा। अब है जमीन का बंटवारा। कोई प्लॉट है जिसका बंटवारा हो चुका है और वो रैयती आपको बंटवारा का डिटेल्स बता भी सकता है, नहीं भी बता सकता है, वो चाहेगा कि सारी जमीन मेरे ही नाम लिख दे। तो इस वजह से आपको देखना होगा कि वो प्लॉट का बंटवारा तो नहीं हुआ है या उत्तराधिकार से प्राप्त है,
किस प्रकार वो भूमि का स्वरूप क्या है, उसका जो है परिवर्तन है, अंतरण है, उपविभाजन है, बंटवारा है या उत्तराधिकार है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यह बहुत ही जरूरी है आपको सर्वे में। सरकारी भूमि, सार्वजनिक परिसंपत्ति भूमि आदि की पहचान, सीमांकन आदि को अधिकार अभिलेख में दर्ज कर लेना है और इसका पर्यवेक्षण करना है। आपको सरकारी भूमि जो है, परिसंपत्ति जो है, तालाब है, पोखरा है, जहाँ पहले मछली लोग पोखरा था, मछली मारते थे लोग, धीरे धीरे समय के साथ जो है वो भर गया, गड्ढा हो गया, तो लोग उस पे खेती करने लगे, मकान बना लिए। ये सब पहले से आपको इन सारी भूमि को जो है आप उसको अलग से सीमांकन कर लेंगे, उसकी पहचान कर लेंगे और उसको अधिकार अभिलेख में दर्ज कर लेंगे। अधिकार अभिलेख मतलब खतियान है, आप उसको दर्ज कर लेंगे। अब आते हैं खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप का प्रकाशन। जब आप किस्तवार कर लिए, खानापुरी का कार्य कर लिए, नंबरिंग कर लिए, खेसरा भर लिए, किस्तवार में जमीन का नापी कर लिए, सीमांकन कर लिए, भूखंडकरण कर लिए, खानापुरी में उसका नंबरिंग कर लिए, रैयत का नाम, खेसरा, रकबा इत्यादि डिटेल्स भर लिए। अब आता है उसके प्रकाशन का बारी। अब आप उसको प्रकाशित करते हैं, सबको बताते हैं कि देखिए मैंने रैयतवार, रैयत के अनुसार ये प्लॉट का खेसरा खाता सब तैयार किया है और इसको हम अब उस संबंधित राजस्व ग्राम में प्रकाशित करते हैं। खानापुरी कार्य पूर्ण होने के बाद मानचित्र और खानापुरी पर्चा के प्रविष्टि के विरुद्ध अगर कोई दावा आपत्ति है तो उसकी सुनवाई कानूनगो द्वारा किया जाएगा। ये कानूनगो का ही कार्य है कि खानापुरी पर्चा के प्रविष्टि के विरुद्ध, खानापुरी पर्चा जब आप तैयार कर लेते हैं प्रपत्र 7 में, तो उस पर्चा के प्रविष्टि के विरुद्ध अगर कोई दावा आपत्ति है, दावा मतलब कोई रैयत को कोई ऑब्जेक्शन है या कोई क्लेम करता है, तो उसकी सुनवाई कानूनगो को करनी है। उसके बाद जो आदेश पारित होगा उसको डाटा एंट्री में संशोधित कर लेंगे और खानापुरी अधिकार अभिलेख का प्रारूप प्रकाशन करेंगे। आप लोग को एक ऑपरेटर दिया जाएगा और वो कंप्यूटर में डाटा जो भी आप देंगे वो उसका एंट्री करेगा। तो जो भी आपको अगर प्रविष्टि के विरुद्ध कोई ऑब्जेक्शन या क्लेम आता है तो उसमें आप उसको सुधार करके, सुनवाई करके और उसको संशोधित कर लेंगे, डाटा एंट्री में उसको जो है डाल के, और उसके बाद आप प्रारूप का प्रकाशन करेंगे। खानापुरी किस्तवार है ना, आप शुरू में पढ़िएगा, हो सकता है बहुत बोरियत लगे, बहुत बोरिंग लगे, क्या पढ़ रहे, किस्तवार पढ़ रहे हैं, खानापुरी पढ़ रहे हैं, क्या है ये खानापुरी, क्या है किस्तवार। लेकिन जब वाकई आप इसको पढ़िएगा, इसको जब समझने की कोशिश करिएगा, तब आपको लगेगा कि टोटली ये कैलकुलेशन है, टोटली ये कैलकुलेशन है और एक आप सर्वे करने जा रहे हैं और एक काम करने जा रहे हैं जो बृहद स्तर पे हो रहा है। और तब आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको इसमें, तब आप बहुत इसको मजे से करेंगे। अभी तो लगता होगा कि क्लास ले रहे हैं, बोर कर रहे हैं, खानापुरी, किस्तवार, यही सब, लेकिन आप सुनिए, जो भी बोला जा रहा है उसको आप ध्यान से सुनिए, सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते फिर आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगी। आपके पास जो भी बुक है आप उसको 10 बार पढ़िएगा तब एक बार आपको समझ में आएगा, ये हम पहले ही कह दे रहे हैं। इसलिए इससे आपको घबराना नहीं है कि हम बुक तो पढ़ लिए फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। आप उसको 10 बार पढ़ेंगे तो एक बार समझ में आएगा, 11वां बार पढ़ेंगे तो फिर कुछ नया उसमें बात समझ में आएगा, 12वां बार पढ़ेंगे तो फिर कुछ नया बातें समझ में आएगा। तो ये एक सिलसिला है, आप जितना पढ़िएगा उतना ही आपको नई चीजें मिलेंगी, उतना ही आप समझते जाइएगा और तब आपको इंटरेस्ट आएगा इसमें। फिर भी हम लोग की कोशिश है कि जो भी सर्वे का बेसिक चीज है वो हम लोग आप तक पहुंचा दे, आपका उन्मुखीकरण करें, आप लोग को जो है उसकी जानकारी दे दे।
प्रारूप प्रकाशन जो है धारा 8 के प्रावधान और नियमावली के नियम 12 के उपनियम 1 और 2 में वर्णित प्रावधान के अनुसार करना है। इसका प्रकाशन कहाँ कहाँ करेंगे? जो आपका शिविर कार्यालय होगा वहां सूचना पट पे करेंगे, ग्राम पंचायत का जो कार्यालय होता है वहां की सूचना पट पे करेंगे, अंचल कार्यालय की जो सूचना पट है वहां पे उसको प्रकाशित करेंगे। प्रारूप प्रकाशन का जो है समुचित प्रकाशन होना चाहिए, इसका हम ध्यान रखेंगे। और ये प्रारूप प्रकाशन प्रत्येक रैयत को इसकी जानकारी हो, इसका भी हम कोशिश करेंगे, इसका भी हम ध्यान रखेंगे। अब आते हैं कानूनगो का आगे क्या क्या दायित्व है उसके बारे में बताते हैं। प्रपत्र 15 आपके पास, आप जब भी ट्रेनिंग वीडियो क्लासेस लेना जब भी शुरू करें, अपने पास एक जो टेक्निकल मार्गदर्शिका दी गई है उसका रखें, और एक डायरी और एक पेन जरूर रखें, और बहुत सारी चीजें जो बताई जाती है आप उस समय उसी समय उसको नोट डाउन कर ले। प्रपत्र हम चाहेंगे कि प्रपत्र 1 से लेकर प्रपत्र 22 तक आप लोग एक उसका संक्षिप्त रूप बना लीजिएगा, ताकि आगे के क्लास में जब भी आपको बताया जाएगा तो आपको आसानी होगी उस चीज को समझने में। आप प्रपत्र 15 हम जैसे ही बोलेंगे आप अपने डायरी में प्रपत्र 15 को पढ़िएगा कि क्या कहता है, और इससे आपको बातें समझने में आसानी होगी, लेक्चर समझने में आसानी होगी। प्रपत्र 15 में संधारित एवं प्रविष्ट रैयती भूमि के दावा आपत्ति की सुनवाई संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया में करना। यानी कि जो रैयती का जो प्रपत्र 15 में भी, प्रपत्र 8 में जो है एक बार रैयत दावा आक्षेप देंगे, क्लेम करेंगे, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन होगा वो लिख के देंगे। 9 में आप उनको रिसिप्ट देते हैं। 10 में जो है उस पंजी को संधारित करते हैं, जो दावा आक्षेप प्राप्त हुआ रहता है उसको आप संधारित करते हैं। और 11 में जो है पुनः उसको ये रखते हैं। 12 में जो है पुनः आप दावा आक्षेप लेते हैं, प्रकाशन करते हैं, फिर 13 में लेते हैं। जब प्रपत्र 15 आती है उस समय जो है रैयती भूमि का जो दावा आपत्ति है उसकी सुनवाई आप संक्षिप्त रूप में करते हैं, क्योंकि रैयती भूमि का सुनवाई कानूनगो को ही करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत ही बड़ा प्रभार मिला है रैयती जमीन का सुनवाई करने का। उस कार्यवाही का अभिलेख संधारित करेंगे। अभिलेख मतलब उसको कागज पर जो है लिखा जाएगा। ग्राम अभिलेख का एक आप लोग को पोस्ट भी किया गया है, या नहीं किया गया होगा तो उसको कर दिया जाएगा, उसमें आप डिटेल्स वो सब तैयार करेंगे। संबंधित पक्षों को सूचना देंगे, उसका तामीला भी करवाएंगे। सूचना देना और तामीला कराना दोनों दो चीज होता है। एक होता है कि हम सूचना भेज दिए, उसको मिला कि नहीं मिला इससे हमको कोई मतलब नहीं है। एक होता है तामीला, मतलब उस व्यक्ति को जो हम सूचना दिए उस व्यक्ति को मिल गया, उसने उस सूचना को पढ़ लिया, तो इसलिए सूचना देकर तामीला कराना भी आवश्यक है। सिर्फ सूचना भेजकर कोरम पूरा नहीं करना है। और ये सब काम होता है सिविल कोड 1908 में नोटिस निर्गत करना। ये सब सिविल कोड 1908 है, उसी के अधीन जो है ये नोटिस निर्गत किया जाता है। तामीला कराने में, अनुपालन करवाने में जो है एएसओ की सहायता आप ले सकते हैं, यानी कि सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की भी सहायता ले सकते हैं कि कैसे जो है रैयतों को नोटिस दिया जाए और उसे तामीला करवाई जाए। आप जब फील्ड में जाइएगा तो हो सकता है बहुत सारे रैयत आपका कोऑपरेट नहीं करेंगे, आपका सहयोग नहीं करेंगे, उन्हें लगेगा कि अरे ये सब तो बेमतलब का करते हैं, अरे हमको इतना फुर्सत है कि आपको हम अपना खेत के बारे में बताएं, अपना जमीन के बारे में बताएं। लेकिन आप लोगों को कोशिश करना है कि उन्हें कैसे कन्विंस करें, सर्वे के बारे में बताएं और ये उनके लिए कितने फायदेमंद है इसके बारे में बताएं। और बहुत सारे लोग तो चाहते भी है कि मेरे जो जमीन है उसका सर्वे हो और उसका जो है क्लैरिफाई हो हर तरह से। राजस्व ग्राम के प्रत्येक खेसरा को मानचित्र के साथ भौतिक सत्यापन करेंगे।
जो आपको खेसरा मिलता है, खेसरा आपका जो भी प्लॉट है उस सब का एक नंबर दिया जाता है जिसको खेसरा नंबर बोलते हैं, और उसका जो है मानचित्र जो आपको है उसके साथ भौतिक सत्यापन करना होगा। खेसरा की आकृति में सभी प्रकार के परिवर्तन को दर्ज करना है। आपका अगर खेसरा की जो आकृति है पहले था थोड़ा सा रेक्टेंगुलर था, अब थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, या कुछ हिस्सा दूसरे के खेत को भी अपने में कब्जा कर लिया है, या उसकी आकृति चेंज हो गई है, तो इस तरह का अगर कोई परिवर्तन है तो उसको दर्ज करेंगे। यदि कोई मानचित्र के रकबा और चौहद्दी से खेसरा में कोई अंतर आता है, मानचित्र है उसके रकबा है, रकबा मतलब कितना एकड़ कितना डिसमिल, और उसका चौहद्दी जो उसके चारों तरफ का और जो जमीन है उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण, उस खेसरा में कोई अंतर आता है तो खानापुरी दल के सदस्य होने के नाते मानचित्र में उसको लाल स्याही से भरना है। अगर कोई अंतर आता है, आप देखते हैं कि नहीं जो पूर्व का है और अभी जो है उसमें अंतर आ रहा है, उसको लाल स्याही से आपको भर देना है, अमीन को भरना है, और ये आप उस चीज को देखेंगे कि वो ऐसा कर रहा है या नहीं। यदि खेसरा 2 या अधिक भाग में बटा है तो प्रत्येक खंड के लिए अलग बटा संख्या देना है। कोई खेसरा है वो 2 भाग में बटा है या उससे अधिक भाग में बटा हुआ है तो उसके लिए एक अलग बटा संख्या आपको देनी है, और खेसरा के उपविभाजन को टूटी हुई रेखा से दर्शाएंगे। उसका उपविभाजन जो है टूटी हुई रेखा से डैश 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 करके उसको दिखाएंगे। फिर संबंधित ग्राम के मानचित्र के खेसरों को रैंडमली 10% भूखंड की सत्यापित करेंगे। उसके बाद से उस ग्राम का जो मानचित्र है उसको रैंडमली यानी कि बेतरतीब तरीके से 10% भूखंड की सत्यापित करेंगे और संशोधित करने के लिए हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को दे देंगे। हवाई सर्वेक्षण एजेंसी आपको किश्तवाड़ से लेकर शुरू से लेकर अंत तक वो आपके साथ रहेंगे, जब तक कि खेसरा और मानचित्र ये सब तैयार होते रहेगा तब तक वो जो है आपके साथ वो रहेंगे। आप उनसे मदद लेते रहेंगे, वो आपका मदद लेते रहेंगे, और जो भी परिवर्तन होगा जो भी संशोधन होगा वो उसको करेंगे। अब है कि सत्यापन के बाद राजस्व अभिलेख, स्वघोषणा के सत्यापन प्रमाण पत्र, साथ ही क्षेत्रीय सत्यापन के आलोक में प्रपत्र साथ खानापुरी पर्चा तैयार करेंगे। अच्छा, आज का क्लास आप लोग का यहीं पे खत्म होता है, तो आप लोग का क्वेश्चन पूछने का समय हो गया है। अगर अभी तक के क्लास में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कुछ जानना हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप बहुत ध्यान पूर्वक सुन रही होंगे। कोई प्रश्न है इससे संबंधित तो कीजिए। ऐसे कल सुबह में भी इसकी क्लास जो प्रथम क्लास होगा उसमें पुनः फिर इसी बिहार सर्वे, स्पेशल सर्वे एंड सेटलमेंट रूल्स पर कल चर्चा फिर होगी। अभी जो ये मैडम जो अभी आपके समक्ष थी और जो आपको बताया सारी प्रक्रियाएं, उससे संबंधित कोई अगर प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए, कोई प्रश्न अगर है, यहाँ देखिए आनंद जी पूछना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए आनंद जी, क्या प्रश्न है? यस सर, 1908 में जो सिविल कोर्ट में है, हाँ सिविल प्रोसीड्योर कोड है 1908 जो है वो पूरी प्रोसेस उसमें बताया गया है, ये कैसे किसी व्यक्ति का
जो सिविल न्यायालय में बात दायर की जाती है वो प्रक्रियाएं हैं, गवाही की है, गवाही जो होती है, उसके बाद क्रॉस एग्जामिन की होती है, नोटिस तामिला की उसमें प्रक्रिया है, वो पूरी विस्तृत दी गई है। उसी में साथ साथ जो है हमारा जो राजस्व न्यायालय से संबंधित है, कुछ परिभाषाएं राजस्व न्यायालय की और राजस्व न्यायालय के द्वारा क्या उनकी सीमा अधिकारता है उसकी भी व्यवस्था की गई है। इससे संबंधित सिविल प्रोसीड्योर कोड है। चलिए और ठीक कोई है प्रश्न? सर। एलपीएफ क्या होता है सर? लैंड पार्सल मैप है, कल सुबह हम बताएंगे जब खानापुरी पर्चा खानापुरी प्रपत्र 6 में संधारित हो जाता है तो रैयतों को उनसे संबंधित खेसरा का भूमि से संबंधित विस्तृत ब्यौरा, रैयत का नाम, पिता का नाम, उसका खेसरा नंबर जो नया पुराना दोनों, और उसकी रकबा, चौहद्दी सब दिया जाता है। और साथ साथ उसी प्लॉट का जो है लैंड पार्सल मैप भी दिया जाता है ताकि वो रैयत देख लें कि मेरा जो खेसरा पंजी बना है वो सही है कि नहीं, नाम से लेकर जो है उसे रकबा, चौहद्दी सब कुछ सही है कि नहीं। अगर कहीं कोई अंतर आता है तो आपत्ति देते हैं प्रपत्र 8 में। कल मैं इसकी सुबह में विस्तृत रूप से इस पर चर्चा करूंगा। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए, क्या है? जल्दी जल्दी कीजिए प्रश्न। क्वेश्चन ये है कि सर कि जो अभी मानचित्र बनेगा, वो हाँ। जो मानचित्र बनेगा वो क्या चाहिए, डिसमिल और इसमें रहेगा, एकड़ में रहेगा? डिसमिल और एकड़ में रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं ये कैटास्ट्रल सर्वे है, रिविजनल सर्वे है, चकबंदी खतियान भी है, सभी डिसमिल एकड़ में ही है, उसका यूनिट डिसमिल ही एकड़ है। तो इसलिए डिसमिल और एकड़ में ही होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, और साथ साथ हेक्टेयर में भी रहता है लिखा हेक्टेयर हुआ। में भी? हाँ, ये दोनों यूनिट की प्रयोग होती है। चलिए नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? हाँ, नहीं बस। यशवंत राज जी प्रश्न कर रहे हैं, आते हैं संजीत जी आपके पास। हाँ हेलो। हाँ हाँ जी सर, बोलिए। अगर किसी रैयत के खेत को अगल बगल के रैयत द्वारा खेती के क्रम में उसके खेत में एंटर हो गया है, उसके खेत को पकड़ लिया गया थोड़ा बहुत चारों तरफ से, तो रैयत द्वारा क्या किया जाएगा और हमारे द्वारा क्या किया जाएगा सर? देखिए, जब उद्घोषणा होती है तो उसी समय सभी रैयतों के बीच आम सभा कर हम प्रचार प्रसार करते हैं कि किसवार के प्रक्रम से ही सभी रैयत अपनी मेयर डालकर, अपनी सीमांकित कर मेयर डालकर उस पर ठीक ठाक कर लें। यदि उसके बावजूद भी अगर दो पक्षों के विवाद अगर लग रहा है तो उसी स्थिति में जब किस्तवार करते हैं, खानापुरी करते हैं, और जो रैयतों के द्वारा साक्ष्य लेते हैं और दखल दोनों देखते हुए, स्वामित्व और दखल देखते हुए हम उस खेसरे का निर्माण करते हैं। उसी स्थिति में प्रयास रहती है कि उसका हल सही हो जाए, और हो भी जाता है, निकल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ एक संजीत जी चाह रहे हैं प्रश्न करना। हाँ बोलिए संजीत जी। हाँ पूछिए संजीत जी, आवाज आपकी नहीं आ रही है, जुड़िए मुझसे। हाँ बोलिए, आवाज। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी ये ट्रेनिंग के बाद ऑफलाइन ट्रेनिंग भी होगा क्या? चलिए वो तो हमारे उच्च पदाधिकारियों के निर्णय पर है, वो क्या निर्णय लेंगे। अभी इस प्रश्न का जवाब अभी हम नहीं दे सकते हैं। अभी मुझे जो दायित्व सौंपा गया है उसके अनुसार से आपको हम वीडियो क्लासेस चलाकर वीडियो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और आप भी इसमें पूरी दिलचस्पी के साथ भाग लें, और हम भी आपको पठन पाठन में ये इस माध्यम से रख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट। सर मेरा एक क्वेश्चन और है। हाँ बोलिए। अभी हम लोग जैसे बहुत सारे लोग रेजिग्नेशन लेके आ गए ज्वाइन करने, ठीक है, और अब ये जो ट्रेनिंग हो रहा है उसका पेमेंट भी नहीं हो रहा। बट चलिए ये सब सारी चीजें जो आप बात हम मुझसे कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड हो रही है, हमारे उच्च पदाधिकारी भी आपकी प्रश्न को सुन रहे होंगे, उसका जवाब मेरा सर कहना है, कहना ये है कि अभी तक कोई भी ट्रेनिंग विदाउट पेमेंट का नहीं होता है। पूरी ट्रेनिंग हो रहा है, उसका पेमेंट भी नहीं हो रहा है अभी तक, ऐसा हम लोग देखा नहीं कहीं पे। ऐसे भी आपको जानकारी है ना, ये प्री ज्वाइनिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, तो जी सर, इस तरह से एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है ताकि आपको रेवेन्यू एक बहुत एक्ट और रूल्स, बहुत सी भिन्न भिन्न अधिनियम है, उसको जानकारी दी जा रही है। जी जी, तो आप चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई? ओके सर। हाँ श्रीलता जी कुछ प्रश्न करना चाह रही थी आप? सर हमें जब साइट पे जमीन के सत्यापन के लिए जाना होगा तो साथ में टोटल स्टेशन भी रहेगा, तो कुछ गाड़ी वगैरह कुछ प्रोवाइड किया जाएगा या किस तरह से? देखिए, वो शिविर में ऐसे प्रयास किया जा रहा है कि आपको वाहन की सुविधा दी जाए, मगर जो शिविर जहां होती है उसके जो राजस्व ग्राम होता है वो सटे हुए होते हैं,
तो उसी स्थिति में आप इसके लिए जब गाड़ी से तो सुविधा सभी लोगों को हर समय नहीं मिल सकती है, 20 अमीन है तो 20 को थोड़े मिलेगी, 2 कानून है तो 30 वाहन तो नहीं मिलेगी। जो सत्य है तो ये आप स्वयं अपनी सुविधा से ये कार्य करना होता है, और आप विशेष सर्वेक्षण कानून हैं, इसलिए उसी हिसाब से आपको अपने दायित्व की निर्वहन करना होगा। चलिए, और कोई प्रश्न? नहीं, नेक्स्ट आगे बढ़िए। हाँ मुकेश जी, क्या प्रश्न है? हेलो, आप? हाँ सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, आवाज जा रही है? हाँ आवाज आ रही है, जल्दी जल्दी प्रश्न कीजिए, समय कम है। हेलो हाँ हाँ आवाज आ रही है। सर, मेरा कहना ये है, किसी रैयत द्वारा अंचलाधिकारी से जमीन का माप किया जाता है, यदि नेक्स्ट रैयत उस जमीन का मतलब वैल्यू नहीं देता है तो उसका प्रोसेस क्या किया जाएगा सर? देखिए, नापी की अभी एक नई राजस्व विभाग से पत्र निर्गत हुई है, उसमें पहले नापी के लिए अंचलाधिकारी सक्षम प्राधिकार नहीं थे, अब उन्हें सक्षम प्राधिकार के रूप में घोषित की गई। आवेदन पत्र दीजिएगा, शुल्क दीजिएगा, उनको नापी कराने का अधिकार दिया गया है बीटी एक्ट के द्वारा अब है। और उसी स्थिति में फिर डीसीएलआर इसके सक्षम होते हैं। अगर कोई नापी को नहीं मान्यता देते हैं तो उनके द्वारा भी इस तरह की दखल दिलाने की भी व्यवस्था है जो सीमांकन के अंतर्गत इसलिए है। अब अगर यदि उसके बावजूद भी अगर नहीं मानता है तो माननीय न्यायालय आप जाना होगा, कुछ सिविल न्यायालय में। चलिए सर, एक क्वेश्चन और है मेरा। हाँ, कल आपसे रैयत। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। ठीक सर, ठीक। कल फिर सुबह में मिलेंगे हम लोग, फर्स्ट हाफ में, उस समय भी आपका रहेगा मेरे साथ। हाँ, कुछ मैडम तो आज बता ही दी हैं, कल ज्यादा समय मिल जाएगा। हाँ चलिए, कोई प्रश्न और? इधर प्रकाश गुप्ता जी कुछ प्रश्न करना चाह रहे हैं। हाँ आ रहे हैं दिनबंधु जी, बोलिए, जल्दी बोलिए प्रकाश जी। सर बोल रहे हैं कि कोई अगर हम किसी को तामिला, अगर हम रैयत को हम नोटिस देते हैं जमीन मापी का, वो अगर रैयत अगर नोटिस रिसीव नहीं करता है, जमीन मापी की कहाँ बात है? किस्तवारा खानापुरी की बात है, वो अंचल कार्यालय में ना जमीन नापी की बात होती नहीं, है। तामिला जो हम लोग करेंगे तो सर रिसीविंग लेगा सर रैयत, तभी ना तामिला होगा सर। रिसीविंग एकदम लेगा, आपका तामिला के बारे में बताएंगे। हाँ, आपके तो बारे में तामिला का क्या तरीका है? हाँ तो रिसीविंग अगर सर रैयत सर नहीं लेता है सर, जानबूझ कर नहीं लेगा, रैयत तब उसी स्थिति में उनके जो सदृश भाग है उनके मकान का वहां भी चपका कर 2 गवाह के रूप में हस्ताक्षर कराकर उस तामिला का तरीका के भी है। वो तामिला जब हम तामिला का क्या प्रक्रिया होगी जब चर्चा करेंगे तो आपको विस्तृत बता देंगे। हाँ, उस हिसाब से जब आपत्ति आती है तो तामिला भी होता है दोनों पक्ष को। चलिए, ये यहाँ हाँ, कोई और प्रश्न है? हाँ बोलिए प्रभास जी। दिनबंधु जी एक प्रश्न करना चाह रहे थे यहाँ। दिनबंधु, हाँ बोलिए दिनबंधु जी, बोलिए। हाँ उसी को अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। सब अनम्यूट किए हुए सब। हाँ चलिए दिनबंधु जी। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। हाँ सर, आ रही सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जब हम किश्तवाड़ और या खानापुरी जो हम करेंगे सर, इसकी सूचना हमें कौन देगी? और फिर आपको सूचना कैसे देना है? आपको तो आपके प्रभारी होंगे विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, वो जैसे ही घोषणा होती है उसी समय से ग्राम अभिलेख का संधारण करेंगे। उनके द्वारा आप समय समय पर प्रत्येक प्रक्रम का निर्देश आपको मिलेगा, जिसका अनुपालन अमीन और आपके द्वारा किया जाएगा। और एक समय सीमा के अंतर्गत निवाली में समय सीमा दी हुई है, उस समय सीमा के अंतर्गत आपको अपने कार्यों का निर्वहन करना है, सर्वेक्षण का सारी प्रक्रम का निष्पादन करना है। चलिए, और कोई क्वेश्चन? अगला नेक्स्ट। सर एक क्वेश्चन और है सर। नेक्स्ट कल मिलेंगे फिर। अब पहले आपका जो और लोग हैं पार्टिसिपेंट, चलिए बोलिए केशव कुमार जी। खेसरो का नया सिरे से नाम होगा सर, नंबरिंग? हाँ बिल्कुल, जो गत अधिकार अभिलेख होगा वो तो उसमें तो परिवर्तन हो गया ना, परिवर्तन होगा, अंतरण होगा, बंटवारा हुआ होगा, इस तरह से वो जो खेसरा पूर्व का खेसरा था वो विभक्त हो जाएगा 2 से 4-5 भाग में जो है। सर तो जब नए सिरे से नंबरिंग देंगे तो सर बटा नंबर देने का जरूरत क्या होगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हमारा सॉफ्टवेयर में भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। आपका जो लास्ट नंबर होगा, फिर आगे जो अगर आप मान लीजिए खानापुरी के बाद अगर
प्रपत्र 8 में आपत्ति आती है, उस समय कोई सेल डीड प्रस्तुत करता है, विक्रय पत्र प्रस्तुत करता है, तो वहां भी एक खेसरा का निर्माण होगा। तो जिस गांव का लास्ट नंबर होगा उसका नेक्स्ट नंबर जो है उस खेसरा उस पर जाएगा। चलिए, ये आपकी सारिका सिंह जी, चलिए इधर ध्यान दीजिए, बोलिए क्या प्रश्न आपका? ईद और रफीद को थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए सर। और रफीद वर्ड आपने बोला था फर्स्ट क्लास में सर। हाँ, रदीफ, सॉरी। हाँ, व्यवस्थित करना होता है और तरतीब भी होता है। तरतीब में ये भी व्यवस्थित होता है। इसमें होता है कि वर्णमाला के अनुसार अ से लेके ज्ञ तक के जो है लास्ट में जब खतियान अंतिम प्रकाशन के बाद आप जब अंतिम प्रकाशन के लिए 4 प्रति बनाती हैं, उसके पूर्व अ से लेके ज्ञ तक उसको अल्फाबेटिकली जो आप तैयार करती हैं खतियान, उसको तरतीब कहते हैं। और रदीफ जो पहले हुआ व्यवस्थित करना, मैंने सब कुछ ठीक ठाक करना जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कल फिर मिलेंगे। फर्स्ट हाफ में आपका स्पेशल रूल्स पर है मेरे साथ आपका। हाँ, अब सर मैडम ने आपको बहुत कुछ बता दिया। कल हमको सुबह में कम बताने की आवश्यकता पड़ेगी, परंतु उसके बाद जो शेष समय होगा आपकी सभी एक्ट और रूल से संबंधित जितनी आपके जहन में अगर कोई भी संशय डाउट है आप नोट करके रखिए। पूरी रात मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा, आप एकदम पूरी तरह से। चलिए, अनुभव जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ बोलिए अनुभव जी। हाँ बोलिए। सर मेरा एक प्रश्न था, मिश्रित खाता में जो कल बताएंगे। कल आपको कल इसके बारे में तीनों खाता बताऊंगा मैं। कब्जाधारी खाता, मिश्रित खाता और संयुक्त खाता, तीनों के बारे में मैं चर्चा कर दूंगा कल सुबह। तीसरा कल एक और प्रश्न सर चर्चा करेंगे। हाँ। जो सरकारी लैंड है ना, सरकारी लैंड का डिफिनीशन पूरा क्लियर करेंगे। बिल्कुल, कल लोक भूमि के बारे में जो है ना, सरकारी भूमि जो है और यूट्यूब में सब वीडियो सर नहीं डाले हैं और वीडियो भी यूट्यूब पर है, उसको आप देख लीजिए सरकारी भूमि से संबंधित। और हमारे जो क्लास हम लोग का चल रहा है सर, उसका वीडियो तो यूट्यूब पर नहीं डाला जा रहा है। आप बोले थे कि डाल दिया जाएगा। नहीं, ये तो डाला जाएगा, अभी तो उसकी एडिटिंग वगैरह होगी ना, तब डाला जाएगा। पूर्व से भी बहुत सी यूट्यूब पर है, सरकारी भूमि से संबंधित यूट्यूब पर भी है डाला हुआ, आप देख लें। हमारे विनोद झा सर का ये होगा यूट्यूब पर, आप उसको देखिए, पूरी क्लियर हो जाएगी। मालिक कैसे प्रकाश से संबंधित आपका उस पर है, वो सब देख रहे हैं सर, लेकिन हम लोग का नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे प्रश्न को थोड़ा ध्यान दिया जाए सर। हाँ सर, ये मिश्रित खाता जो है, मैं जो समझ पा रहा हूँ उसी पर मैं बोलना चाह रहा हूँ। पहले से कोई भी रैयत जो थे उसके नए वंशावली के अकॉर्डिंग, क्या वो ही खाता है? नहीं, वो अलग है। वो उसी कल मैं सुबह में भी जो है ना, बेसिक समय कम है, 4 बज गया है, 4:04 हो गया है। कल उस प्रश्न के आपको मैं बता दूंगा कल उस खाता के बारे में। चलिए ना। चलिए ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, और कोई प्रश्न? कल फिर मिलते हैं। चलिए, बहुत थैंक यू सर। कपिल देव जी, हाँ ठीक है कपिल देव जी, आप हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। हम सर 1:30 बजे के टाइम में भी लास्ट में हमको टाइम दिया गया और अभी भी क्या बोल सकते हैं सर, बताइए। नहीं बोलिए, आप ये समय देते हैं, हम जो है एक्स्ट्रा 5 मिनट देते हैं समय। चलिए पूछिए। देखिए, प्रश्न जो आप लोग करते हैं अगर अच्छा है तो सबों को लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उस प्रश्न के उत्तर से आप ही व्यक्तिगत किसी की लाभ होगी, सब लोग ग्रुप में उसका जाएगा जवाब जो है, सबको लाभ मिलेगा। चलिए प्रश्न कीजिए तो कपिल देव जी। जैसे कि वो जो कहने का मतलब है कि जैसे दादा के नाम से जो जमीन है ना सर, और उसमें एक खाताधारी के नाम से जो दादा का नाम है, जैसे उसमें 4 खसरा है जी, खाता के अंदर 4 खसरा है। हाँ। और चारों खसरा बीत चुका है 20 बरस पहले, और चारों का मोटेशन, रसीद, दामंदी, दखल, कब्जा, बिल ऐसे दो किनारे की जमीन है। सर्वे करने के अंतराल विपक्षी पार्टी यानी खाताधारी उस पर आपत्ति देते हैं कि इसमें इस खसरा मेरा रोड किनारे का जमीन हो गया, इसमें कहाँ आके आपत्ति देता है। उस परिस्थिति में उसका सर्वे कैसे करेंगे, वो आपका कहना है ना? जी, जैसे कि आप देखिए, इस तरह की अगर आएगी बहुत से आप, क्योंकि आप कैडस्ट्रल सर्वे वाले जिला में रहेंगे तो वो खतियान लगभग 100 वर्ष पहले का है, तो इस बीच में उनके पूर्वज के द्वारा बेच दिया गया है। उसके पश्चात भी कहेंगे कि हमारे द्वारा बिक्री नहीं किया गया है, तो उसी स्थिति में आप
जो वर्तमान में स्वामित्व और दखल है उसके हिसाब से आप खानापुरी करेंगे, और नहीं तो फिर वो माननीय सिविल न्यायालय में आपत्ति दे रहे हैं कि मेरा कोई एग्रीमेंट बंटवारा नहीं हुआ है, चूंकि पहले मौखिक दखल के अनुसार बिक्री किया और आज सर्वे जब होने लगा रोड किनारे का जमीन कीमती हो गया, तो जो कि अब अंदर में जमीन है वो है आपसी बंटवारा, मौखिक बंटवारा पर जो है 20 बरस 25 बरस बीत गया और अमीन के साथ में, सर्वे अमीन के साथ में वहाँ आपत्ति दायर करते हैं कि इस खसरा में मेरा हिस्सा होगा। तो वंशावली देखिए, ये पूर्णतः जो टाइटल से संबंधित है, पूर्व में था अलग, आप वर्तमान में ये है, तो जो एट प्रेजेंट जिसका जैसे दखल कब्जा है उस हिसाब से आप सर्वेक्षण का कार्य करेंगे, आप समझ लीजिए।